नए टैक्स सिस्टम में बचत करना मुश्किल नहीं है, बस नजरिया बदलना होगा। इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए होने के बाद बहुतों ने सोचा कि टैक्स प्लानिंग की जरूरत ही नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर समझदारी से इन्वेस्ट करें तो कम टैक्स के साथ मजबूत भविष्य भी बनाया जा सकता है। जब बजट 2025 में नए टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई तो लाखों वेतन भोगियों ने राहत की सांस ली। पुराने टैक्स ढांचे की तुलना में यह नया सिस्टम अब सिर्फ टैक्स में कटौती नहीं बल्कि कागजी झंझटों से भी मुक्ति दिला रहा है। लेकिन इसके साथ एक सवाल उठने लगा कि क्या अब टैक्स प्लानिंग की जरूरत ही नहीं रही? जरूर है, लेकिन अब रास्ते बदल गए हैं। पुराने ढांचे की तरह एटीसी, एटीडी और एचआरए जैसी डिडक्शन भले ही गायब हो, पर नए सिस्टम में भी कुछ रास्ते खुले हैं जिनका समझदारी से इस्तेमाल करके टैक्स के बोझ को कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि नए सिस्टम में टैक्स बचाने का मजबूत जरिया एनपीएस कैसे है। तो फ्रेंड्स, नए टैक्स सिस्टम में करीब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री है। लेकिन एनुअल इनकम इससे अधिक हो जाए तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि टैक्स जाएगा भी तो बहुत कम, फिर किस बात की चिंता? तो जरा सोच बदलिए और नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस के रास्ते टैक्स बचाने पर विचार कीजिए। हो सकता है आपने इस पर विचार किया हो और ये सोचकर एनपीएस नहीं चुना हो कि एनपीएस में पैसा ज्यादा समय तक लॉक हो जाता है। ऐसा सोचते हुए आप इस इम्पोर्टेंट बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एनपीएस न केवल टैक्स छूट दिलाता है बल्कि ये रिटायरमेंट के लिए एक भरोसेमंद साधन भी है। सेक्शन 80 CCD2 के तहत कंपनी बेसिक सैलरी का 14% तक एनपीएस में डाल सकती है। अच्छी बात है कि एनपीएस कंपनी की तरफ से किया गया यह इन्वेस्ट टैक्स फ्री होता है। अगर आप अपनी कंपनी से बेसिक सैलरी का 14% एनपीएस में ट्रांसफर करने को कह दें तो आपका टैक्स तो कम होगा ही, आपका रिटायरमेंट फंड भी मजबूत हो जाएगा। ऊपर से 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एनपीएस में जमा कुल रकम का 60% हिस्सा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट है, अगर आप ईपीएफ में अपना योगदान देते हैं तो आपको कितना फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ईपीएफ में न्यूनतम 15,000 रुपए का 12% के फॉर्मूले से सिर्फ 1,800 रुपए का योगदान करते हैं, जबकि उनके पास अपनी बेसिक सैलरी का पूरा 12% योगदान करने का विकल्प होता है। ऐसा करने से रिटायरमेंट सेविंग बढ़ती है और टैक्स भी बचता है। इसलिए अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की गुंजाइश है तो ईपीएफ योगदान बढ़ाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि एनपीएस और ईपीएफ का मिला जुला योगदान 7.5 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना अतिरिक्त राशि टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, माता पिता के नाम पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी बचत को बिना कमाई वाले माता पिता के खाते में इन्वेस्ट करते हैं। तकनीकी तौर पर यह कानून की नज़र में सही है, लेकिन अगर इसका मकसद सिर्फ टैक्स बचाना है तो यह नैतिक रूप से विवादित माना जा सकता है। अगर इसे सावधानी से किया जाए, जैसे गिफ्ट डिक्लेयर करना और वापस पैसे मिलने पर उसे भी गिफ्ट मानना, तो यह तरीका फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बड़े निवेश के मामलों में वसीयत बनवाना जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद ना हो। नेक्स्ट है, जो लोग सैलरीड नहीं हैं वे एनपीएस या ईपीएफ जैसे विकल्पों से वंचित रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए सेक्शन 44 ADA एक सुनहरा मौका है। इस स्कीम के तहत कुल आमदनी का सिर्फ 50% ही टैक्सेबल माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सालाना 20 लाख रुपए कमाते हैं तो उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। न कोई खर्च के सबूत देने की जरूरत है, न ही बही खाता रखने की मजबूरी। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।